हम स्वयं अपने आप को सजग नागरिक समझते हैं, हमें भी नहीं पता था कि जिला अस्पताल कहाँ है, सेक्टर 30 में चलता था। एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, वही बिल्डिंग है जो आज है। आज तो वहाँ 600 करोड़ रुपए लग के एक पूरा अस्पताल बना है, लेकिन छोटे छोटे सिंगल फ्लोर के कमरे थे, डॉक्टर थे, वहाँ की ओपीडी होती थी 60-70 पेशेंट्स की। हमने वहाँ एक अपना मे आई हेल्प यू काउंटर बनाया, वॉलंटियर समाज साथ रहे। हमें एक बहुत बड़ी ताकत रही है लोकमंच की कि जिनमें तड़प है कुछ करने की, वो लोग जुड़ जाते हैं। और ये एक तरीका है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो वो जो लोग हमारे साथ जुड़े, तो हमारे वॉलंटियर्स जब बैठे, अब उसमें एक कर्नल साहब हैं, एक भाभा एटॉमिक के साइंटिस्ट मिस्टर डीवी भटनागर जी थे, कर्नल साहब थे आर्मी के, एक हमारी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, आईएएस की पत्नी जुनेजा साहब की पत्नी वहाँ जाती थी, जो इतनी सहज थी कि वो कहती थी अस्पताल में गंदगी बहुत है, वो अपने आप झाड़ू लगाने लगती थी। इससे मानसिक असर पड़ा वहाँ के स्टाफ के ऊपर कि ये शहर के लोग आए, जब ये बावले हैं तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी ही कुछ जिम्मेदारी से निभा लें। उसमें आई हेल्प यू काउंटर से हमने 2001 से लेकर के और 2018 तक चलाया। धीरे धीरे शहर के लोग जान गए अस्पताल है, और जब हम वहाँ से 2018 में हमने बंद किया है, तो वहाँ लगभग 400 ओपीडी हो गई थी। प्राइवेट वार्ड्स नहीं थे, हमने पैसे से, शहर के पैसों से वहाँ पे प्राइवेट वार्ड भी बनवाए। सर्जरी का कोई वहाँ कमरा ही नहीं था, चलती नहीं थी, हमने वहाँ सर्जरी करवाई, कुछ इक्विपमेंट्स मंगवाए, और जिस स्तर पे समाज का था योगदान दिया। इस सब का जो असर कहूँगा मैं सकारात्मक, वो ये पड़ा कि मीडिया और जागरूक लोगों ने ये बात उठाई और जगह जगह बात होने लगी। वहाँ ओपीडी भी चालू हो गई थी, और वो इंडोर पेशेंट्स जब हमने वार्ड वगैरह बनाए तो करीब 20 एक मरीज भी भर्ती होने लगे थे, एडमिशन जी आने लगे। तो हमने जो है फिर वहाँ पे उन मरीजों को खाना दिया, और दोपहर का खाना मरीजों को देते थे निःशुल्क। तब बहुत सारे लोगों ने शहर के प्रश्न किया, सरकार तो सरकारी अस्पताल में खाना देती है, यहाँ खाना क्यों नहीं आता, यहाँ प्राइवेट वार्ड क्यों नहीं है, यहाँ है। जब जनता की अपेक्षाएं बढ़ी तो तुरंत मायावती ने अपने शासनकाल में 600 करोड़ रुपए लगा के एक वो अस्पताल बना दिया। जब भव्य इमारत बनती है तो शहर जान जाता है कि जब 40 फीट की हाइट पे लगा हो जिला राजकीय अस्पताल है, तो चलते फिरते आदमी को पता चल गया जिला राजकीय अस्पताल है। मरीजों की संख्या बढ़ी, आज वहाँ अस्पताल में 3000 मरीज आते हैं। तो ये शिक्षा और चिकित्सा पे किया। एक आईएएस अधिकारी आए थे, मुझे तो अभी मुझे देखनी पड़ेगी रिकॉर्ड में, उन्होंने शहर में ये मांग रखी, शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास पे सुझाव दें नागरिक, और इनको जो सर्वश्रेष्ठ सुझाव होंगे उनको इनाम देंगे। तो आपको बताएं कि आपके लोकमंच के महेश सक्सेना ने शिक्षा पे सुझाव दिए थे, और मुझे 7 लाख रुपए का इनाम प्राधिकरण ने घोषित किया। हमारे दूसरे साथी हैं अजीत सिंह तोमर, जो बहुत ही जुझारू प्रवृत्ति के हैं, बेईमानी के खिलाफ, वो भ्रष्टाचार में मेरे निर्यादव साथ भी थे लड़ाई में। वो पुस्तकें भी लिखते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, सामाजिक और ग्रामीण भाषा में लिखते हैं व्यंग के साथ। उन्होंने गांव के सुझाव दिए, वो हमारे प्रवक्ता भी रहे हैं, उनको भी 7 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कहीं कीड़ा था कि शिक्षा में हमारे समाज के उस चौथे पायदान पर बैठे बच्चे को भी शिक्षा मिले। शिक्षा किसी की बपौती नहीं है कि उसके पिताजी संपन्न है तो वो पब्लिक स्कूल में पढ़े, हर बच्चे को शिक्षा मिले और इन सरकारी स्कूलों में क्वालिटी बढ़े। ये हमारा एक नज़रिया था जिस पे काम हुआ। 2002 से हमारी इन सेवाओं को देखते हुए 2002 में हमें नोएडा प्राधिकरण ने, बहुत पहले पिछले 4 साल से मैं लिख रहा था कि नोएडा शहर में एक पुस्तकालय होना चाहिए। प्राधिकरण काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका था 2002 तक, और प्राधिकरण ने ये जिम्मेदारी बाकायदे कोर्ट में ली है कि नोएडा शहर की सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो पूरा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ कोई म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम नहीं है। तो मैं बार बार चिट्ठी लिख रहा था नोएडा लोकमंच के लेटर हेड के तहत कि यहाँ एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, लेकिन जो भी हो प्रशासनिक समस्याओं को दूर करने में समय भी लग सकता है। एक ऐसे अधिकारी आए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिन्होंने बाकायदे मुझसे कहा कि हमारी 2-3 प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, छांटिएगा और पुस्तकालय शुरू कीजिए। तो आज जिस परिसर में बैठे हैं, ये नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन हमारे यहाँ मार्च 2002 में हुआ, और आज इस लाइब्रेरी को हम विधिवत चला रहे हैं। है प्राधिकरण का यह पुस्तकालय, लेकिन प्राधिकरण ने हमें इसकी प्रबंधन की जिम्मेदारी दी है और हमारे वॉलंटियर्स इसको कर रहे हैं। इसी तरह हमारा अंतिम निवास, यहाँ कर्नल विजयन थापर का देहांत हुआ
उसमें लोकमंच की बहुत बड़ी भूमिका रही कि कारगिल युद्ध का वो हमारा शहीद नौजवान था, मात्र 24 वर्ष की आयु में शहीद हुआ, शादी भी नहीं हुई थी। उसके पिताजी माता जी यहाँ रहते हैं 29 सेक्टर में, कर्नल वीएन थापर, और उसकी माँ तृप्ता थापर, वो रियान स्कूल में पढ़ाती थी, शिक्षिका थी। तो जैसे ही हमें जिलाधिकारी मनोज सिंह ने बताया कि महेश जी इनका देहांत हो गया है, हम लोग वहाँ पहुँचे और उसका संस्कार, तब अंतिम निवास का प्रबंधन हमारे पास नहीं था। हमारे लोकमंच के जो पहले जिनके थे, हमने नाम लिया हरिभाई लालवानी, वो पान के मसाले के थे, उद्योग था, उनके पास प्रबंधन था। तो हम जब उस संस्कार में गए तो शहर ने एक इतिहास बनाया, लोकमंच ने लोगों तक जोड़ा करा, 1 लाख लोग उस संस्कार में गए। जब गए तो वो रास्ता तब था ऊपर जमुना के ऊपर पुश्ते पे बना हुआ पीछे का अंतिम निवास का रास्ता, खरड़ खरड़, और वहाँ बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर बहुत रहते थे। जब 1 लाख लोग गए हैं तो कैसे पता नहीं, जंगल था पूरा अंतिम निवास, वहाँ झाड़ियाँ थी, सांप बिच्छू भी थे, लेकिन नागरिकों ने किया। उसके बाद हमने एक प्राधिकरण चिट्ठी लिखी कि अंतिम निवास की व्यवस्था अगर दी जाए तो हम अपने कार्य सेवकों के माध्यम से इसमें जो भी बढ़िया से बढ़िया सेवाएं होंगी देंगे। 2002 जून में अंतिम निवास के प्रबंधन की हमको जिम्मेदारी मिली, और आज अंतिम निवास जो है वो सारे नगरवासियों के सामने है, पूरी सड़कें हैं। जब हमारे पास आया था ये प्रबंधन 2002 जून में, तो मैं बताऊं, जब कुछ संस्कार के आते थे तो कुछ मिलने वालों ने कहा कि भाई साहब ऊपर की उबड़ खाबड़ वो पुश्ते की जो रास्ता है, वहाँ से जब मैं अपने पिताजी को लेके जा रहा था तो मुझे लगा कि संभवतः हम भी अपने पिता के साथ पहले यमलोक के रास्ते से जा रहे हैं और तब हम पहुँचेंगे अंतिम निवास। मेरे दिल को छुई ये बात। मुझे लगा कि कितने शर्म की बात है कि अंतिम यात्रा के समय भी परिवार धक्के खाता हुआ, हिचोले खाता हुआ पहुँचे। किस बात का प्रबंधन है? मैंने फिर खत किताबत की, परसों करा, अगले 2-3 साल में वो सड़क बनी। आज तो 44 सेक्टर और 125 सेक्टर पूरा एमआईटी यूनिवर्सिटी और पूरा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो वहाँ है, और अंतिम निवास का रास्ता हुआ। हरियाली पे जोर दिया। आज उस 13 एकड़ के परिसर को आप कहीं भी खड़े हो तो पूरा देख सकते हैं। सांप बिच्छू तो अब कोई नाम नहीं है, जहाँ आदमी चलते हैं वहाँ घातक जानवर स्वयं ही चले जाते हैं। उन्हें लगता है शायद उनसे घातक इंसान आ गया है, इसलिए वो खुद ही पलायन कर जाते हैं वहाँ से।